दोस्तों नमस्कार। यह दौर भारत के लिए संभवतः सबसे महत्वपूर्ण दौर है और सही मायने में कहें तो यह दौर सबसे संकट वाला दौर भी है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की कूटनीति, दूसरे देशों के साथ उसके संबंध और बढ़ती हुई दुनिया में भारत आज जहां पर खड़ा है, क्या वो भविष्य के भारत के अनुकूल है? आज शुरू में ही यह सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त शायद पूरी दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जिस तरीके की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जियोपॉलिटिकल तरीके से दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित कर रही है, शायद यही वो वक्त है जिसमें तय होगा कि किस देश की अर्थव्यवस्था किस देश के साथ खड़े होकर आने वाले वक्त में उस देश को मजबूती दे देगी। और भारत के लिए तो यह खासा महत्वपूर्ण दौर है और इस दौर की महत्वपूर्णता इस बात से भी समझी जा सकती है कि अब अमेरिका चीन से टकराव नहीं चाहता है, वो समझौता चाहता है। और अब चीन अमेरिका से टकराव चाहे या ना चाहे, लेकिन वो मिडिल ईस्ट पर अपना विस्तार रोकना नहीं चाहता है। ईरान के साथ कोई ऐसा समझौता करना नहीं चाहता है जिससे अमेरिका को लाभ हो। और खाड़ी देशों के बीच पहली बार खुली मोटी लकीर दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेकर बन चुकी है। वो चाहे सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात ही क्यों ना हो। सऊदी अरब ईरान के साथ समझौता करने को तैयार है, यूनाइटेड अरब अमीरात इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा है। तो इस दौर के आज उस शुरुआती छोर पर खड़े हो जाइए जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से उड़ान भरते हैं 5 देशों की यात्रा के लिए और उनका पहला ठहराव आबू धाबी में यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में होता है। जैसे ही उनका जहाज आबू धाबी में उतरता है, उसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एयरफोर्स 1 बीजिंग से वाशिंगटन के लिए उड़ान भर देता है और अपने तरीके का यह पहला शिखर सम्मेलन होता है जिसमें कोई संयुक्त बयान जारी नहीं होता है। जिन बातों का जिक्र हो रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो चाहते हैं उस पर कम से कम सहमति बन जाए, ऐसी कोई सहमति या कहें कोई ब्रेक थ्रू होता ही नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति को खाली हाथ चीन से लौटना पड़ता है। जाने से पहले 2 बातें और महत्वपूर्ण हो जाती है। पहली बात तो यही कि अभी तक सिर्फ होर्मुज़ रूट का सवाल था, उसके बाद बातचीत तो यह भी हुई कि ईरान के जो परमाणु हथियार या परमाणु संयंत्र है, वहां पर जो इनरिच यूरेनियम है वह ईरान के पास नहीं रहना चाहिए और इसमें चीन को मदद करनी चाहिए। चीन इससे साफ तौर पर इनकार कर देता है। और उसके बाद अगला सवाल मिसाइल कार्यक्रम और ईरान की उस पूरी की पूरी युद्ध वाली नीति को लेकर खड़ा होता है कि चीन के अलावे उसे समझाएगा कौन। और चीन खुले तौर पर यह ऐलान कर देता है कि वह ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा और होर्मुज़ रूट में उसे कोई रुकावट ना आए इस दिशा में वह काम करेगा। लेकिन होर्मुज़ रूट सामान्य बहाल हो जाए वह यह भी चाहता है, लेकिन वह ईरान के नियंत्रण से बाहर हो जाए ऐसा चीन नहीं चाहता है। तो क्या सिर्फ ट्रेड और टैरिफ तक यह बात टिक पाई? जी नहीं। अमेरिका तो सोचकर आया था कि रेयर अर्थ पर भी जो चीन ने प्रतिबंध लगा रखा है 1 साल का वो खत्म होगा, एक्सपोर्ट शुरू होगा। लेकिन चीन भी इस हकीकत को समझ गया कि दरअसल होर्मुज़ रूट के जरिए अगर ईरान की ताकत बड़ी है तो रेयर अर्थ के जरिए चीन की ताकत इतनी बड़ी है कि अमेरिका भी टकराव छोड़कर समझौते के रास्ते पर है। और यहीं से सवाल अब भारत का खड़ा होता है। भारत जिस तरफ खड़ा है उसमें यूनाइटेड अरब अमीरात है, उसमें इजराइल है, उसमें अमेरिका है। इस दौर में कमोवेश हर वो देश जिनके साथ भारत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा है, उसमें शायद अब एकमात्र ऐसा संगठन जो दिशाहीन है या जो अप्रासंगिक हो रहा है वो क्वाड है, जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है और अमेरिका ने ही उसे बनाया था। और क्वाड इसलिए बना था कि चीन के समुद्री विस्तार को रोका जा सके। और क्वाड की बैठक भी चंद दिनों के बाद दिल्ली में होनी है, जिसमें 4 देशों के विदेश मंत्री की मौजूदगी होगी। तो वो अगर दिशाहीन है और अमेरिका रिश्ते बनाना चाहता है चीन के साथ, तो फिर चीन के विस्तार को रोकने के लिए जो साउथ चाइना सी में जो सवाल ऑस्ट्रेलिया और जापान उठा रहे थे उसका कोई मतलब बचता नहीं है। फिर से आइए भारत पर। भारत ने इजराइल और ईरान के बीच इजराइल को चुना। खाड़ी देशों के भीतर भी चुनने की प्रक्रिया में सऊदी अरब जो एक वक्त अमेरिका के सबसे करीब था, वह भी अब ईरान के साथ समझौता करने को तैयार है। लेकिन यूएई जो हमेशा खाड़ी देशों में सऊदी से टकराता रहा, वह इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत इस दौर में चीन के साथ खड़ा हो या फिर अमेरिका के साथ, यहां बिल्कुल नई रणनीति उभरकर सामने आ रही है। क्योंकि अपने बूते
चीन को टारगेट पर भारत ले नहीं सकता है, उसे अमेरिका की जरूरत होगी और अमेरिका चीन के साथ संबंध बढ़ाने निकल चुका है। भारत और पाकिस्तान जब आपस में टकराते हैं तो उसमें अमेरिका का रुख इस दौर में पाकिस्तान के साथ है। उससे पहले सिर्फ चीन का ही रुख पाकिस्तान के साथ हुआ करता था। यानी अमेरिका भारत की फॉरेन पॉलिसी या कहीं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं मददगार था। और याद कीजिए, जब एससीओ की बैठक हो रही थी उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जब शामिल होने के लिए बीजिंग गए तो बकायदा सोशल ट्रुथ पे अमेरिकी राष्ट्रपति ने लिखा, लगता है अब भारत दूर हो चला है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जिसके साथ रहे लंबी दूरी तक रहे, लंबा वक्त गुजारे। तो कि अमेरिका के भीतर दो सवाल खड़े हुए थे। भारत अगर चीन के साथ खड़ा हो गया तो फिर अमेरिका एक मजबूत साथी गवा देगा, और दूसरा सवाल यह भी था कि अगर एशिया के भीतर बिना भारत के आप कदम रख नहीं सकते हैं तो ऐसे में चीन को आपको टारगेट पे लेना होगा। टैरिफ और ट्रेड वार में चीन को टारगेट पर लिया गया, लेकिन जब ईरान तक बात आई तो एक झटके में इस यात्रा को निर्धारित करते हुए बार बार टालते हुए भी जब अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे तो खुले तौर पर ईरान यह कहने से चूका नहीं कि दरअसल ये अपने फेस ऑफ के लिए गए हैं, अपने चेहरे को बचाना चाहते हैं जो अमेरिका के भीतर मुश्किल हालात में ट्रंप फंसे हुए हैं। तो क्या भारत इस वक्त जिन देशों के साथ खड़ा है या उसकी डिप्लोमेसी जिन देशों के साथ मजबूती के साथ चल रही है वो भारत की पुरानी पारंपरिक कूटनीति से तो हटकर है ही, और दुनिया के भीतर भारत जो एससीओ और ब्रिक्स में साथी है वहां पर भी क्या वो अलग थलग पड़ चुका है और कूटनीति फेल तो नहीं हो गई? मसला अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सिर्फ सामरिक या हथियार के तौर पर नहीं है, क्योंकि पहली बार इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। भारत में भी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, 3 रुपए बढ़ाई गई। यह अलग मसला है कि दुनिया के बाजार में जब पेट्रोल या कहीं कच्चा तेल सस्ता था उस वक्त भी भारत के लोगों पर ही यह भार था, और दुनिया के दूसरे देशों की तुलना में भारत में कहीं ज्यादा कीमत भारत की ऑयल कंपनियां वसूल रही थी जो मुनाफे में थी। यानी भारत की मौजूदा राजनीतिक सत्ता उस घरेलू नीति पर चलती है जहां उसे कोई नुकसान ना हो, और जब उसे नुकसान हो रहा होता है तो वह अपना बोझ भारत के लोगों पर डाल के राष्ट्रहित या देशहित का जिक्र कर ही देती है। लेकिन बात तो अब आगे निकल चुकी है क्योंकि ट्रंप के हाथ खाली हैं। तो क्या अब एक नए युद्ध की शुरुआत होगी? हमें लगता है कि आज इस बात को टेक्निकली और डिप्लोमेटिकली समझने से पहले हम खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के जो B-12 स्टील्थ बॉम्बर हैं, जो F-35 फाइटर जेट है, जो हाई अलर्ट पर किए जा चुके हैं, और इन सब के बीच लगभग 90% ईरान ने भी अपने मिसाइलों को एक्टिवेट किया हुआ है। इसके मतलब मायने बहुत साफ है कि चीन से अमेरिका जो चाहता था उसे नहीं मिला। भारत इस दौर में जो एक अपनी भूमिका देख रहा था कि वहां उन देशों के साथ खड़ा है जहां भारत की निर्भरता है, तो वो निर्भरता अब और बढ़ गई और स्थिति कितनी नाजुक हो गई उससे पहले इस दृश्य को देख लीजिए जो अमेरिकी B-12 स्टील्थ बॉम्बर्स की तैनाती है। महत्वपूर्ण तो यह है कि युद्ध की आहट अगर एक बार फिर बड़ी हो चली है तो सबसे ज्यादा सक्रिय खाड़ी देश है, और उसमें यूएई, क्योंकि ईरान ने खुले तौर पर यूएई को दुश्मन देश करार दे दिया है और यूएई ने भी कई हमले ईरान पर किए हैं। और इन सब के बीच भारत के प्रधानमंत्री ठीक उसी तरीके से यूएई पहुंचे हैं जिस तरीके से युद्ध शुरू होने से पहले वो इजराइल पहुंचे थे, और इजराइल से निकलने के 48 घंटों के भीतर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया था। अब यहां पर सवाल है, क्या भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जिस रास्ते पर है उसका व्यापक असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है? इसके दूसरे मतलब यह भी है कि भारत अभी तक जो भी सामान आयात करता है उसमें सवाल सिर्फ करेंसी भर का नहीं है, सिर्फ ऑयल भर का नहीं है, बल्कि उसके आगे भारत की वो पूरी चेन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है जो चीन से आती है। और चीन और अमेरिका इस दौर में अपने बायलैटरल रिलेशन को मजबूत करते हुए अपने अपने देशों की प्राथमिकता को साथ में लेकर चल रहे हैं। वहां पर भारत अपनी जरूरतों के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर है। एलपीजी का समझौता यूनाइटेड अरब अमीरात से इसलिए हो गया क्योंकि कतर की हालत बदतर है, जहां पर नेचुरल गैस पर अटैक हुआ था तो प्रोडक्शन दुनिया भर का 20% बंद हो गया, जो कई सालों तक बंद रहेगा।
यानी भारत की निर्भरता धीरे धीरे उन देशों पर तो नहीं टिक रही है जो देश इस बढ़ती हुई दुनिया में अमेरिका के साथ खड़े हैं, और अमेरिका खुद अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए दुनिया के दूसरे देशों के साथ अब नए नए समझौते करने से कतरा नहीं रहा है, चाहे वो रशिया पर सैंक्शंस खत्म करना हो या फिर चीन के राष्ट्रपति को ग्रेट लीडर करार देना हो। क्योंकि सफर से पहले कोई ब्रेक थ्रू ना होना, साझा बयान ना होना, यह मैसेज अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि जिस शिखर वार्ता को अमेरिका के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कहकर दिया कि दरअसल इससे आने वाले वक्त में अमेरिका की पूरी कूटनीति क्या है दुनिया को लेकर, वो कहीं ज्यादा अब मजबूत स्थिति में ट्रंप को लेकर आएगी और व्हाइट हाउस कहीं ज्यादा मजबूत होगा। और भारत भी कमोवेश अमेरिका का साथ छोड़ नहीं सकता, इसीलिए रशिया तक से जो बेहतर संबंध थे, एक बार फिर भारत ने अमेरिका से कहा है कि वो रशिया से तेल लेने की इजाजत दे डाले। यानी निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के जरिए भारत की इकोनॉमी को प्रभावित कर रही है। इसीलिए डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे कमजोर है। भारत के प्रधानमंत्री जब आबू धाबी पहुंचे तो वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल जायद के साथ उनकी मुलाकात हुई। कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए, लेकिन उन समझौतों में सिवाय एलपीजी के ऐसा कोई मायने रखता नहीं है जो तत्काल में भारत को राहत और रियायत दे पाए। भारत के लोग बड़ी तादाद में यूएई में कामगार के तौर पर मौजूद हैं। उनको लेकर भारत सरकार ने भी अपनी भूमिका निभाई और यूएई को शाबाशी दी कि आपने हमारे लोगों को इस दौर में कम से कम सुरक्षित रखा। ये तमाम सवालों से आगे बड़ा सवाल यह है, क्या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अब अमेरिका, चीन और रूस तीनों ये समझ गए हैं कि भारत की उपयोगिता उनके लिए कितनी है या नहीं है, या तीनों देश ये मान चुके हैं कि दरअसल इस दौर में भारत की राजनीतिक सत्ता खुद के लिए संघर्ष जिस तरीके से कर रही है, उसमें भारत की घरेलू राजनीति का जुड़ाव इतना ज्यादा हो गया है कि एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और दूसरी तरफ घरेलू राजनीति का दबाव, दोनों के बीच ही प्रधानमंत्री की हर यात्रा हो तो रही है, लेकिन भारत कहीं इस अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर अप्रासंगिक तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि जो मुलाकात अबू धाबी में हुई, चंद फोटो देख लीजिए। दरअसल ये तस्वीरें बहुत सारी बातें खुद ही कह देती है। भारत अमेरिका के साथ इसलिए है क्योंकि चीन से उसकी रणनीतिक प्रतिद्वंदिता है। यूएई इजराइल और अमेरिका के साथ इसलिए है क्योंकि उसकी चीन के साथ रणनीतिक प्रतिद्वंदिता है। सऊदी अरब इस दौर में शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी अपनी इकोनॉमी यूएई के साथ टकराए या यूएई के साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में साथ खड़े होकर ईरान के साथ प्रतिद्वंदिता करने में ही व्यर्थ हो जाए। ये तमाम सवालों के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी पहुंचते हैं तो बाकायदा अब खुले तौर पर यूएई भी यह कहने से कतराता नहीं है कि अब उसे होर्मुज रूट से रास्ता निकल पाएगा, यानी उसके जहाज निकल पाएंगे, यह शायद बहुत मुश्किल है। इसीलिए अब वो पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन करेगा जो कि होर्मुज रूट को बाईपास करने के लिए है। जाहिर है उसमें कई साल तो लगेंगे, क्योंकि जिस पाइपलाइन को वो बिछा रहा है उसका मैसेज बहुत साफ है कि अब वो ईरान के साथ किसी समझौते की दिशा में नहीं बढ़ना चाहता है। और दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी गार्ड के निशाने पर अगर यूएई है और सऊदी अरब समझौता कर रहा है तो यह भी मैसेज है कि भारत के साथ अब ईरान का रुख क्या होगा, या इजराइल के साथ भारत की करीबी अमेरिका के साथ और करीब लाकर खड़ा करेगी और उसे लाभ अमेरिका से होगा, या फिर अमेरिका अपनी कूटनीति को अपने हित के लिए ही देखेगा। यह उलझन कहीं बड़ी भारत के लिए है। और शायद इसीलिए यह भी पहली बार है कि ना साझा बयान है, ना कोई ब्रेक थ्रू है, ना किसी मुद्दे पर सहमति है, यहां तक कि न्यूक्लियर एस्पेक्ट में भी जो ईरान को लेकर सोचते रहा लगातार अमेरिका की चीन इसमें तो साथ देगा, लेकिन चीन ने खुले तौर पर कहा यह संभव नहीं है। हमने जो यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड नेशन का जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके तहत जिन बातों का जिक्र किया था, हम उसमें यह कह ही नहीं सकते हैं कि कोई देश अपना इनरिच यूरेनियम किसी दूसरे देश को ताकत और बल के आधार पर सौंप दे। असंभव सी स्थिति है ये। और शायद इसीलिए पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इनवाइट करते हैं कि आप व्हाइट हाउस में आइए, सितंबर के महीने में आइए। शी जिनपिंग कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। फॉक्स न्यूज से बात करते वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं
200 बोइंग विमानों का समझौता हो गया जिसे चीन खरीदेगा। चीन कोई रिएक्शन नहीं देता है। रेयर अर्थ को लेकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति पॉजिटिव नोट पर बात देते हैं, लेकिन चीन कोई रिएक्शन नहीं देता है। और जब खुले तौर पर ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर एस्पेक्ट पे बात होती है तो चीन कहता है यह उसकी संप्रभुता के दायरे में है, हम वहां पर कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। मैसेज है क्या? और अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तर्ज पर इनवाइट कर रहे हैं यह भी तो सुनना चाहिए। Thank you again, President Xi, for this beautiful welcome. And tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th. And we look forward to it. And I'd now like to raise a glass and propose a toast to the rich and enduring ties between the American and Chinese people. It's a very special relationship. And I want to thank you again. This has been an amazing period of time. यह भी कितना महत्वपूर्ण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सितंबर में आने का न्योता शी जिनपिंग को दिया, लेकिन चीन की तरफ से कोई सहमति असहमति इस पर नहीं जताई गई, यानी यहां भी चीन साइलेंट रहा। दरअसल चीन जानता है कि यह अंतिम कार्यकाल है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का, और इसके बाद जो भी राष्ट्रपति आएगा अमेरिका के भीतर ट्रंप की नीतियों में एक व्यापक परिवर्तन तो होगा ही, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस के भीतर जो आवाजें रिपब्लिकन्स के जरिए भी उठ रही है उसमें पहली बार सवाल डेमोक्रेट वर्सेस रिपब्लिकन का नहीं है। यह अमेरिका की हिस्टोरिकल पॉलिसी से हटकर ट्रंप ने जो टैरिफ और ट्रेड के जरिए वार शुरू किया वह धीरे धीरे ईरान वार की शक्ल में कैसे तब्दील हो गया और अमेरिकी राष्ट्रपति उसमें कैसे फंस चुके हैं। अब चीन अपने विस्तार को देखेगा, साउथ चाइना सी को देखेगा, वो ताइवान को देखेगा, वो अपने रोड एंड बेल्ट प्रोग्राम को देखेगा। दुनिया के लगभग 52 देशों को उसने कर्ज दिया हुआ है। उस दिए हुए कर्ज की एवज में वह अपना विस्तार चाहता है बिजनेस के तौर पर। और अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका को महान बताते हुए जिस टैरिफ और ट्रेड वार की दिशा में बढ़े, क्या ईरान वार के साथ वह भी फेल हो गया या फेल हो सकता है? चीन का रुख 2 दिनों की अमेरिकी राष्ट्रपति की यात्रा के वक्त कुछ ऐसा ही रहा। शायद इसीलिए सवाल इस वक्त भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रंप का यह अंतिम कार्यकाल है। हर कोई जानता है अगले साल से अमेरिका में राष्ट्रपति चुनने और उसमें कैंडिडेट बनाने को लेकर बहस चल जाएगी, और यह बहस रिपब्लिकन्स के भीतर भी होगी। अमेरिकन पॉलिसी जो ट्रंप ने इस दौर में बनाई है उसको लेकर भी बहस का दायरा बड़ा शुरू हो जाएगा 2027 से। लेकिन यह स्थिति ना तो चीन के भीतर है, यानी शी जिनपिंग के पास ऐसा कोई भी चुनौती नहीं है, ना यह प्रॉब्लम अपने तौर पर मुस्तफा खामनेई के सामने है जो ईरान में इस वक्त सुप्रीम लीडर है, और ना ही यह संकट रशिया के सामने है जहां पर व्लादिमीर पुतिन बैठे हैं। आप कह सकते हैं यह संकट भारत के सामने भी नहीं है, क्योंकि भारत में जिस तरीके से बीजेपी की जीत और प्रधानमंत्री मोदी की जीत चुनाव में हो रही है वो मैसेज लगातार दे रहे हैं कि वो मजबूत हैं। लेकिन नया सवाल यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और डिप्लोमेसी आपकी फेल हो रही है और उसका असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ने लगा है, तो फिर क्या भारत इस दायरे में फंस गया है, या प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन उनकी उस डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल कूटनीति की दिशा में ले जा रही है, जैसे ट्रंप अमेरिका की पारंपरिक कूटनीति से हटकर नए रास्तों पर चल पड़े? यह हो सकता है, और शायद इसीलिए ध्यान दीजिए चीन के साथ भारत के संबंध कोई आज के नहीं है। भारत की चीन को लेकर दुविधा कोई नई नहीं है, रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी कोई नई नहीं है। उसका सीमा पर विस्तार करना, भारत की जमीन पर कब्जा करना, यह भी कोई नया खेल नहीं है। यानी लगातार एक टकराव चीन के साथ बना हुआ है। लेकिन इस दौर में भारत ने अपनी निर्भरता चीन से टकराने के लिए जो खुद को अमेरिका के करीब लाकर खड़ा कर दिया, और अब खाड़ी देशों के भीतर भी जब भारत ईरान को छोड़कर इजराइल के साथ खड़ा और इजराइल को लेकर खाड़ी देशों के भीतर भी कई सवाल हैं, तो भारत यूएई के साथ खड़ा है। यह मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और कूटनीति को कटघरे में तो खड़ा करते हैं, और खास तौर से उस मोड़ पर जब एक बार फिर चीन से लौटने के बाद क्या अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है। जो उड़ान आज भरी गई वो खाली हाथ उड़ान थी, एयरफोर्स 1। माना जा रहा है कि अमेरिका पहुंचने के बाद राष्ट्रपति एक बयान जारी करेंगे।
यह बयान अमेरिकी वक्त के हिसाब से रात 8 साढ़े 8 बजे यानी भारतीय समयानुसार उस वक्त सुबह का वक्त होगा। वो बयान क्या होगा? लेकिन 5 सवाल इस दौर में सबसे बड़े हो गए हैं। पहला सवाल, चीन से खाली हाथ लौटने के बाद क्या चीन के साथ अब टैरिफ और ट्रेड वार बरकरार रहेगा या उसमें रियायत होगी? दूसरी बात, चीन से खाली हाथ लौटने के बाद क्या ईरान को लेकर सीजफायर टूटेगा और युद्ध की शक्ल में वो तब्दील हो जाएगा? तीसरी बात, खाली हाथ लौटने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति क्या दोबारा से खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों को मजबूत करना शुरू कर देंगे? चौथी बात, क्या इस दौर में स्ट्रेटेजिकली जो अभी तक मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान का रुख था और जो चीन के साथ दोस्ती गाढ़ी अमेरिका का प्रयास था, इसके बाद क्या भारत को लेकर अमेरिका के जहन में महत्ता और जरूरत दोबारा से खड़ी हो जाएगी? और पांचवा सवाल सबसे बड़ा है, इस तमाम परिस्थितियों के बीच ईरान की ताकत, उसके एक्टिवेट हुए मिसाइल, अमेरिका के B-12 स्टिल्थ बॉम्बर्स का तैनात होना, यह मैसेज है कि जिस होर्मुज़ रूट से पूरी दुनिया में संकट की शुरुआत हुई और मुश्किल हालात कमोवेश हर देश में बढ़ते चले गए, उसकी एक नई शुरुआत क्या अब होने वाली है? और यह संकट पूरी दुनिया के सामने कहीं बड़ा होगा, खास तौर से एशियाई देश और उसमें भारत, जहां पर 50% पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की आवाजाही होर्मुज़ रूट से होती है और भारत को पेट्रोलियम पदार्थ किस देश से ले या ना ले, इसके लिए अमेरिकन सहमति चाहिए और खुद अमेरिका उस पेट्रोलियम पदार्थ को अपने देश से भारत को दे पाने में सक्षम नहीं है। यह उलझन भारत की है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनौती की है, या उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के फेल होने की है जिसमें पहली बार भारत जहां पर खड़ा है वो जमीन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में अमेरिका को अब सुपर पावर भी मान नहीं रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।